स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। हम लोग पिछले दो वीडियो में केवल फैक्ट के बारे में पढ़े थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे। उसी के बारे में हम लोग पिछले दो वीडियो में पढ़े थे। उसी सीरीज का यह तीसरा और लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग केवल पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहला हेडिंग है, उसको देखते हैं। पहला हेडिंग है माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसकी विशेषता जो है उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो उसकी विशेषता आप लोग जान लीजिए ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। तो माउंट एवरेस्ट की पहली विशेषता कि वह नेपाल का भाग है। किसका भाग है? नेपाल देश का भाग है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। यहाँ पर किलोमीटर लिखा गया है, इसको आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मीटर रहेगा। 8,848 माना जाता है, लेकिन सीटेट के पेपर में क्या किया था, एक बार 8900 मीटर दे दिया था। तो 8,848 के यह आसपास है, तो इसी को सही माना गया था। और आगे बढ़ते इसके बारे में देखते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आरक्षित रेल टिकट के बारे में भी प्रश्न बना था एक बार, तो उसको भी यहाँ पर हम टॉपिक के रूप में लिए हैं, तो उसको भी देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या होता है कि टिकट के ऊपर क्या क्या विवरण दिया रहता है, क्या नहीं दिया रहता है, उसी से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो विवरण दिया रहता है उसको लिखे हैं, और जो नहीं दिया रहता है उसको भी लिखे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और एग्जाम में प्रश्न गलत ना हो। तो देखिए इधर टिकट में क्या विवरण रहता है उसको देखते हैं। टिकट बुक करने की तारीख और समय रहता है। यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, यानी कि बुक करने की समय और तारीख, और यात्रा करने की समय और तारीख रहती है। आगे क्या रहता है? डिब्बे का नंबर दिया रहता है, बर्थ नंबर दिया रहता है, और किराया। यह तीन चीज दिया रहता है, डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर और किराया। उसके बाद क्या दिया रहता है? यात्रा करने वालों का नाम दिया रहता है, यानी कि जो यात्री है उसका नाम दिया रहेगा, उसका आयु दिया रहेगा, उसका लिंग दिया रहेगा। यह तीन चीज और भी विवरण में दिया रहता है। और क्या दिया रहता है उसको देखते हैं। ट्रेन का नंबर दिया रहेगा और ट्रेन का नाम, यानी कि नाम और नंबर। और फिर क्या? वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है उसका नाम दिया रहेगा, और अंतिम स्टेशन का नाम दिया रहेगा, जहां पर जाना रहेगा उसका नाम दिया रहेगा। और क्या नहीं दिया रहता है इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। अंतिम स्टेशन पर पहुंचने का तारीख और समय नहीं दिया रहता है। क्यों नहीं दिया रहता है? क्योंकि कभी कभी मौसम खराब हो जाता है, जिससे रेलगाड़ी अपने औसत चाल से भी कम स्पीड में चलती है। इसी कारण भी लेट हो सकता है, या ट्रेन में कुछ खराबी आ जाए, और कोई समस्या आ सकती है। तो कोई निश्चित नहीं रहता है कि ट्रेन जो है वो निश्चित समय पर पहुंच जाएगी या निश्चित दिन में पहुंच जाएगी। इसीलिए उस पर वो क्या नहीं दिए रहते हैं, तारीख और समय का निर्धारण नहीं किए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला जो हेडिंग है वो है तरुण भारत संघ। इसका शॉर्टकट है TBS। इसके बारे में देखते हैं। यह एक संगठन है। कैसा संगठन है? वन एवं जल के संरक्षण के लिए यह कार्य करता है, यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यह संगठन कार्य करता है, जिसमें हमारा वन और जल आता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। वन के रूप में ले लीजिए तो वृक्षारोपण करने के लिए कहता है। जल के रूप में ले लीजिए तो पुराने झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए कहता है। जो तालाब सूख गए हैं उनका सुव्यवस्थीकरण करा के उसमें जल भरने के लिए कहता है। वृक्षारोपण करने के लिए कहता है। तो यह कुल मिला जुला के तरुण भारत संघ संगठन जो है वह पर्यावरण के हित में काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अभिलक्षण, ये हेडिंग है, इसको देखते हैं। आधुनिक युग में इस समय जो चल रहा है, पेट्रोलियम एक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। आप लोगों को इसकी उपयोगिता बहुत अच्छी तरह से पता है। इसको देखते हैं। इससे भी एक बार प्रश्न बना था, इसके अभिलक्षण को पूछ लिया था। तो देखते हैं इसको। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं। अपरिष्कृत मतलब कि क्रूड ऑयल। आप लोग पेपर में क्रूड ऑयल का नाम सुने होंगे। उसी से ही पेट्रोल पंप पर मिलने वाले तेल का मूल्य का निर्धारण किया जाता है कि कितना क्रूड ऑयल का दाम घटा, कितना बढ़ा, उसी से उसका निर्धारण होता है। इसको अपरिष्कृत तेल कहा जाता है। जब तेल परिष्कृत हो जाता है तो वह पेट्रोल पंप पर आता है, वही बिकता है।
इसके बारे में देखते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। कैसा होता है? काले रंग का गाढ़ा द्रव। तो इसके बारे में एक बार पूछा था कि इसके अभिलक्षण के बारे में पूछ लिया था। तो जो इसका अभिलक्षण है वह है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। कैसा है? बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो लाइन है यहाँ पर लाइन के रूप में लिया गया है, जो मुख्य मुख्य फैक्ट है उसके बारे में हम लोग केवल अध्ययन करेंगे, फालतू का बोझ लेकर नहीं चलेंगे। तो देखते हैं इधर जो पहला लाइन है उसके बारे में देखते हैं। भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर, जो वेट लिफ्टर होते हैं उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए इनको क्या जरूरत पड़ता है? उन्हें जो भोजन मिलता है यानी कि जो भोजन लेना चाहिए वह प्रोटीन से भरपूर हो, ऐसा ही भोजन उनको लेना चाहिए। किसको? वेट लिफ्टर को। क्यों लेना चाहिए? मांसपेशियां और बॉडी मांस बनाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इन लोगों को प्रोटीन युक्त यानी कि प्रोटीन से भरपूर मात्रा में जो भोजन होता है उसी को लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल में फिटकरी का प्रयोग क्यों करते हैं? इसको देख लीजिए। जल में फिटकरी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जो हल्के निलंबित अपद्रव्य जो मिले रहते हैं उनको अवसादित करने के लिए यानी कि हटाने के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। जो तालाब के जल हो गए या जो अन्य शहर में देखिए टंकी के रूप में आते हैं उसमें भी फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित यानी कि हटाने के लिए। पेपर में शुद्ध हिंदी के रूप में पूछता वहां पर अवसादित दिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या दिया गया है? रेत और नमक। रेत और नमक को पृथक करने की प्रक्रिया के बारे में एक बार पूछ लिया था। तो जो प्रक्रिया है वो है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो यह क्रम में ही ऐसे रहेगा, आगे पीछे नहीं रहेगा। आपके ऑप्शन में इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर करके पूछ लेगा, लेकिन जो उत्तर सही रहेगा वो यही क्रम सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मछली घर आप लोग देखे होंगे, एक्वेरियम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हवा पंप का उपयोग किया जाता है। किसका? हवा पंप का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है उसके बारे में देख लिए। ताकि उसमें अधिक ऑक्सीजन घुल सके, इसीलिए हवा पंप का उपयोग किया जाता है। और एक बार और देख लीजिए क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुल सके और उसमें जो मछलियां हैं वह जीवित रह सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो जल में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उन्हीं पर जलीय जीव निर्भर होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चांद की सतह पर गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़ हैं। एक बार ये भी प्रश्न बना था। यहाँ पर देखिए जितने भी हम लोग फैक्ट पढ़ रहे हैं वह एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, वही हम लोग केवल पढ़ रहे हैं। तो एक बार चांद जो है उसकी भौगोलिक स्थिति वहां की क्या है उसके बारे में पूछ लिया था। तो वहां पर जो वास्तविकता है वहां पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं और वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वहां की भौगोलिक वास्तविकता जो है वह यही है। यही ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेफ्रिजरेटर, इसके बारे में देखिए। इसको फ्रिज कहते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर में रखा खाद्य पदार्थ और बाहर रखा खाद्य पदार्थ की तुलना करते हैं तो जो बाहर रखा खाद्य पदार्थ होता है वह जल्दी खराब हो जाता है, जबकि रेफ्रिजरेटर में रखा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको देखिए आप लोग। क्योंकि कम तापमान पर पदार्थ को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जब खाद्य पदार्थ फ्रिज में रहेगा तो जो कम तापमान पर पदार्थ को खराब करने वाले रोगाणु होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि अगर वह बाहर रहेगा तो वह सक्रिय रहेंगे, इसीलिए वह पदार्थ को खराब कर देते हैं। जबकि जब फ्रिज में रहेगा तो नहीं खराब कर पाते हैं। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर में पदार्थ सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। आप लोग ग्रामीण एरिया से अगर बिलोंग करते होंगे तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि अभी भी इस समय भी गांव के जो फर्श होते हैं कई घर में भी अभी कई घर में गांव के फर्श जो होते हैं वो गोबर से लीपे जाते हैं। क्यों लीपे जाते हैं? क्योंकि कीटों से
बचाया जा सके, इसीलिए उनका प्रयोग किया जाता है। किसका? गोबर का प्रयोग किया जाता है लीपने के लिए, ताकि कीटों से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो लाइन है उसको देखते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है अगला लाइन, किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग करता है। ये थ्रेसिंग जो है एक प्रक्रिया है। इससे क्या होता है? इससे किसान अपना अनाज भूसे से अलग करता है। और इस थ्रेसिंग प्रक्रिया का प्रयोग प्रायः गेहूं को मुख्यतः गेहूं को अलग करने के लिए किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया? थ्रेसिंग प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विटामिन से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, उसको देख लीजिए। विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक नहीं, कार्बनिक यौगिक है। इसकी विशेषता क्या है? तथा यह हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। जो रोग होते हैं हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, तो उन्हीं से बचाव के लिए इसकी थोड़ी सी मात्रा ही काफी होती है। किसकी? विटामिन की। और यह क्या है? कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक नहीं है, कार्बनिक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है, यानी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया था कि वृक्ष न काटिए, वृक्षों को लगाइए ज्यादा से ज्यादा, ताकि पर्यावरण ज्यादा सुरक्षित रहे। तो यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था। कहाँ पर यह चलाया गया था? उत्तराखंड राज्य में चलाया गया था। तो जो इसको जिस शुरुआत किए थे, प्रेरता जिसको कहते हैं, वह कौन थे? इस आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का शुरुआत किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए हेडिंग के रूप में लिया गया है यहाँ पर नागगूफन। नागगूफन क्या है? रंगोली व कढ़ाई। क्या है? पहले ये जान लीजिए क्या है। यह रंगोली व कढ़ाई है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? दीवारों को सजाने के लिए प्रयोग करते हैं। पहली बात रंगोली व कढ़ाई, दूसरी बात प्रयोग कहाँ होगा? दीवारों को सजाने के लिए। और कहाँ पर होगा? किस राज्य में होगा? इसको देख लेते हैं। सौराष्ट्र में, गुजरात में और दक्षिण भारत के राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में? दीवारों को सजाने के लिए। क्या है यह? रंगोली व कढ़ाई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दांडी मार्च। इसको दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी एक बार प्रश्न बना था कि गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। तो देखते हैं इसको। गुजरात में किए थे, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। कहाँ से कहाँ तक किए थे इसको देख लीजिए। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, वहां से दांडी गांव तक यह यात्रा चली थी। दांडी गांव है और कहां से शुरू किए थे? अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चांगथांग। क्या है? चांगथांग। यह क्या है? तिब्बत का पठार, पश्चिमी व उत्तरी पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह तिब्बत का पठार है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम है चांगपा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तिब्बती मूल का एक बंजारा समुदाय। किसको? इसको क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। इसका नाम क्या है? चांगपा। कौन सा नाम है? चांगपा, इसको नाम से जानते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो नाम है और जनजाति का नाम है वह सेम मिलता है, चांगथांग व चांगपा। तिब्बत का पठार ए हो गया और यह जनजाति हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेखा। पहाड़ी भेड़ बकरियों के रहने का आवास स्थान जो होता है उसी को लेखा कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, इसको भी जानते रहिएगा। तो वो जो लोग होते हैं वह लोग पहाड़ी बकरियों का पालन करेंगे, भेड़ का पालन करेंगे, तो उसको जहां पर रखते हैं उस स्थान का क्या नाम है? लेखा कहते हैं उस स्थान को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रोटान। क्रोटान का पौधा मिट्टी के सूखने का संकेतक। यह पौधा जो है यह मिट्टी के सूखने का संकेत देता है। इसका प्रयोग अक्सर लोग अपने घरों में करते हैं, जैसे गार्डन के रूप में अपना घर अगर कोई सजाए रहते हैं तो यह छोटा छोटा होता है। इसका जो पत्ता होता है वह ऐसे चौड़ा चौड़ा होता है, वही होता है क्रोटान का पौधा। यह किसका संकेतक है? मिट्टी के सूखने का संकेतक है। तो यही आज का वीडियो था, जो स्पेशल फैक्ट चल रहा था, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस सीरीज का तीसरा और लास्ट वीडियो था। इसके बाद हम लोग
सीटेट ईवीएस का पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।